नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, पीले फूल उपन्यास जो गुलशन नंदा जी द्वारा लिखा गया है, उसके 2 भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब मैं पेश करने जा रहा हूं इसका तीसरा और अंतिम भाग। अध्याय 15। अलसाई हुई दोपहरिया एक अजीब सी घुटन लिए हुए बीतती जा रही थी। जेल की ड्योढ़ी पर बेमन से बैठी हुई रजनी रूमाल से पसीना पोंछते हुए सोचने लगी कि क्यों बुलाया गया है मुझे यहाँ। फांसी से पहले विनोद की आखिरी इच्छा। तो क्या मैं ही बची थी? दुनिया में और भी तो लोग हैं, सगे संबंधी, परिचित अपरिचित, कितने तो लोग हैं। फिर मुझसे ही मिलने की इच्छा क्यों प्रकट की विनोद ने? क्या कहेगा वह मुझसे मिलकर? उसकी सूरत से भी मुझे नफरत है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी लड़की को तन्हा देखकर उसकी इज्जत लूटने के लिए निसंकोच कदम बढ़ा सकता है, जो किसी का कत्ल करने में जरा भी नहीं झिझकता, ऐसे नीच आदमी से बात करना भी क्या अच्छा लगेगा? चलिए। अचानक जेल के एक सिपाही ने आकर रजनी के विचारों की लड़ी तोड़ दी। कहाँ? फांसी वाली बैरकों में। आइए, मेरे पीछे आइए। सिपाही के पीछे चलती हुई रजनी कांप रही थी, भय से नहीं बल्कि दयनीयता से। ये लंबी लंबी जेल की बारीकें, हर तरफ इधर से उधर फिरते हुए कैदी, इसी माहौल में पिछले कई महीने से विनोद रह रहा है और आज दोपहर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके पाप, उसके कुकर्म सब सदा के लिए उसके साथ ही फांसी के फंदे की घुटन में अपना दम तोड़ देंगे। सिपाही एक अहाते में मुड़ा। इस अहाते में कई सीखचों वाली छोटी छोटी कोठरियां थीं। एक कोठरी के आगे रुककर सिपाही ने जोर से कहा, विनोद। कोठरी से अंदर से आवाज आई, हाँ। विनोद बाहर निकलकर धीमे धीमे कदमों से आकर सीखचों के पीछे खड़ा हो गया और धीरे से रजनी की तरफ देखते हुए बोला, नमस्ते। ना चाहते हुए भी रजनी के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने विनोद के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में से झांकती हुई वह सदा वाली क्रूरता ना जाने कहाँ चली गई थी। इस वक्त थी केवल एक बेचारगी, एक खामोशी और उदासीनता। जेल में कुछ दिन रहकर ही विनोद का चेहरा क्या से क्या हो गया था। आज मुझे फांसी हो जाएगी, विनोद ने कुछ देर ठहरकर धीरे से कहा। रजनी चुप रही। ऐसे लम्हों में कहने के लिए कुछ होता भी क्या है। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ क्यों दी? वह पुनः बोला। नहीं, तुमसे उस दिन वाली घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, और फिर इसकी तो तुम्हें कानून की तरफ से सज़ा भी मिल चुकी है। नहीं, सज़ा सिर्फ मुझे दिनेश के खून की ही मिली है। फिर अगर मैं यह मान भी लूँ कि सज़ा मुझे मिल चुकी है, तो यह सज़ा अधूरी होगी। जब तक तुम्हारे मन में मेरे लिए नफ़रत का भाव रहेगा, तब तक यह सज़ा पूरी नहीं होगी, चाहे मुझे मौत की नींद में ही क्यों ना सुला दिया जाए। विनोद बोलता जा रहा था, उस हारे हुए जुआरी की तरह जो अपना सब कुछ दांव लगाकर गवा चुका हो। फांसी तो खैर मुझे होगी ही, लेकिन मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से यह सुनना चाहता हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ रजनी, बहुत बुरा आदमी। जिंदगी भर मैंने पाप किए हैं, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी है। मैं जानता हूँ कि मुझे उनमें से कोई और कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन तुमसे मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अवश्य माफ़ कर दोगी। माफ़ ना भी करो तो कोई बात नहीं। हाँ, इससे ज़रा मौत आसान हो जाएगी। मेरे गुनाह की किताबों में एक गुनाह कम हो जाएगा। बोलो, माफ़ करोगी ना? रजनी के लिए अब वहाँ खड़े रह सकना असंभव हो रहा था। उसने एक बार मरे हुए मन से विनोद की तरफ देखा, फिर डबडबाई आवाज़ में धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वह अहाते से बाहर निकलने के लिए लौट पड़ी। सिपाही ने उसके साथ चलते हुए पूछा, आपकी बातें हो गईं? हाँ। अहाते के गेट पर रजनी ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। वहां अब भी विनोद की धुंधली सी सीखचों के पीछे से झांकती हुई आकृति निश्चल खड़ी थी, शायद मौत की प्रतीक्षा में, जिंदगी की
आखिरी प्रतीक्षा। जेल के बाहर आकर रजनी ने एक ठंडी सी सांस ली। कार में बैठते हुए ड्राइवर से बोली, गांधीनगर चलो। कार चल पड़ी। गांधीनगर पहुंचकर देवेंद्र के घर के सामने कार रुकवाकर वह उतर गई और बोली, ड्राइवर जी, तुम जाओ, मम्मी पूछें तो कह देना कि रात तक आऊंगी। जी कहकर ड्राइवर स्टार्ट करके चला गया। देवेंद्र के घर की तरफ मुखातिब होती हुई रजनी आगे बढ़ी। इससे पहले भी वह एक बार वहां आ चुकी थी, मगर केवल कुछ मिनटों के लिए ही। उस दिन वह जरा जल्दी में थी। दरवाज़ा खटखटाने पर बाहर आकर देवेंद्र ने आश्चर्य से रजनी की तरफ देखते हुए पूछा, आप इधर का रास्ता आज कैसे भूल पड़ी? यूं ही मैं जेल की तरफ गई थी, सोचा लौटते समय आपसे मिलती चलूं। क्यों, जेल में क्यों गई थी? विनोद को आज फांसी लगने वाली है। उसने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर मुझसे मिलना चाहा था। ओ, क्या क्या बातें हुई उससे? देवेंद्र ने पूछा। कुछ नहीं, माफ़ी मांग रहा था मुझसे। किस बात की? उसी दिन वाली हरकत की। तुमने माफ़ कर दिया? नहीं किया। बस मुंह से तो मैं कह आई हूँ कि कर दिया, लेकिन मन से माफ़ नहीं किया। रजनी की आवाज़ असामान्य सी हो रही थी। तो फिर अब मन से भी कर डालो, देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। इंसान का बड़प्पन इसी में है कि वह दूसरों के अपने प्रति किए गए पापों को क्षमा कर दे। कैसे कर दूं? मान लीजिए अगर बीच में दिनेश मुझे बचाने ना आता, तब क्या होता? क्या उस स्थिति में मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाती? क्या उसके बाद मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार होता? रजनी के इस तर्क पर देवेंद्र चुप रह गया। काफ़ी देर बाद सहसा वह बोला, आप यहाँ कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, कहकर मुस्कुराते हुए देवेंद्र ने दरवाज़ा खोला और आंगन में होकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरी मंजिल पर मकान मालकिन के पास जाकर बोला, दूध मिल जाएगा थोड़ा सा? क्यों, कोई मेहमान वहमान आया है क्या? हाँ, एक लड़की है। लड़की? मकान मालकिन ने आश्चर्य मिश्रित मुस्कान से साथ कहा। लड़की और तुम्हारे कमरे में? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरी क्लास फेलो है। मकान मालकिन की गलतफहमी दूर करते हुए देवेंद्र ने कहा। दूध है? कुछ देर तक व्यंग के साथ मुस्कुराती हुई मकान मालकिन देवेंद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। फिर बोली, तुम नीचे जाकर उसके पास बैठो, मैं चाय बनाकर अभी आती हूँ। नहीं नहीं, आप सिर्फ दूध। क्यों, क्या मेरा उस लड़की के सामने आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? देवेंद्र की बात काटकर मकान मालकिन ने पूछा। आप बड़े शौक से आइए, लेकिन चाय की तकलीफ मैं ही कर लूँगा। तुम नीचे जाओ, अधिकार पूर्ण स्वर में मकान मालकिन बोली। उस लड़की के सामने तुम चाय बनाओगे? क्या यह अच्छा लगेगा? किसको, उस लड़की को या तुमको? किसी को भी समझ लो तो ठीक है। जैसा आप कहती हैं वैसा ही सही। तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर देवेंद्र नीचे अपने कमरे में आकर रजनी से बोला, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं। रजनी, जो किसी ख्याल में डूबी हुई थी, सहसा चौंक कर बोली, आप वहाँ स्टूल पर क्यों बैठी हैं? यहाँ चारपाई पर बैठिए ना। सकुचाती हुई रजनी चारपाई पर देवेंद्र के कुछ परे आकर बैठ गई। अपने यहाँ रजनी को पाकर देवेंद्र को ना जाने क्यों इस वक्त अपनी निर्धनता पर आत्मग्लानि हो रही थी। कहाँ वो कीमती सोफ़ा सेट और कहाँ ये पुराना सस्ता सा स्टूल। कितना फ़र्क है उसका और रजनी की स्थितियों में। ऐसे में अगर कोई प्रेम जैसी चीज पनपे तो क्या ठीक होगा? एकाएक मकान मालकिन ने कमरे में प्रवेश किया। उसके एक हाथ में चाय से भरी हुई केटली थी और दूसरे में तले हुए काजुओं की प्लेट। दोनों चीज़ें स्टूल पर रखकर वह देवेंद्र से बोली, तुम जरा ऊपर से जाकर प्याले प्लेट ले आओ। देवेंद्र उठकर चला गया। उसके जाते ही मकान मालकिन ने मुस्कुराकर रजनी की तरफ देखा और उसे नज़दीक आकर पूछा, आपका क्या नाम है? रजनी। बड़ा अच्छा नाम है। एक बात बताओगी क्या? देवेंद्र से आपका संबंध सिर्फ क्लास में पढ़ने तक का है या? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मकान मालकिन कुछ और करीब सरक आई, फिर बोली, साफ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछिए। देखो, तुम औरत हो, मैं औरत हूँ, और औरतें एक दूसरे के चेहरे का भाव
बड़ी आसानी से पढ़ लेती हैं। हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा और देवेंद्र का रिश्ता प्रेम का है तो बीच में ही तोड़ मत देना। आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि क्योंकि खैर छोड़ो, तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन मेरी बात ना भूलना। मकान मालकिन रजनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली। रजनी मकान मालकिन से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इसी बीच देवेंद्र आ गया। प्याले प्लेट स्टूल पर ही रखते हुए उसने हंसकर पूछा, आप दोनों का एक दूसरे से परिचय हो गया? हाँ हो गया, कहकर मकान मालकिन भी हंसी और उठकर बोली, मैं अब चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। देवेंद्र ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। यह औरत कौन थी? इस कमरे की मालिक। प्यालों में चाय पलटते हुए देवेंद्र ने उत्तर दिया, बड़ी अजीब किस्म की औरत है, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। कैसी बातें? कभी कुछ कभी कुछ। मैं इसकी बातों का मतलब आज तक नहीं समझ सका। काजू की प्लेट रजनी के सामने रखकर देवेंद्र ने कहा, लेकिन मैं समझ गई। क्या? कि इसकी बातों का क्या मतलब है। लेकिन एक चीज़ शायद आप नहीं जानती। क्या? ये औरत मोहल्ले भर में चरित्र के नाम पर बदनाम है। होगी। मैंने जो कुछ इसके बारे में अंदाज़ा लगाया है उस पर इस बात का कोई असर नहीं होगा। क्या अंदाज़ा है तुम्हारा? फिर कभी बताऊंगी, कहकर रजनी चुपचाप चाय पीने लगी। किंतु मन कहाँ चुप रह सकता है। विचारों की श्रृंखलाओं में बंधकर चहन जाने क्या क्या सोचने लगी। एक विचार मन में आया। एक प्रश्न ना चाहते हुए भी देवेंद्र से उसने पूछ ही लिया, गौरी से आप कितना प्रेम करते थे? बड़ा अजीब सा सवाल था। देवेंद्र से सहसा कोई उत्तर देते ना बना। रजनी पुनः बोली, मैं जानती हूँ आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, शायद दे भी नहीं सकते। फिर भी एक बात पूछने की इजाज़त चाहती हूँ। क्या? आप जितना प्यार गौरी को करते थे, क्या उतना ही प्यार दोबारा किसी अन्य औरत से कर सकेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, कहकर देवेंद्र ने रजनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में जाने ना जाने कौन सा भाव उमड़ रहा था। एक ऐसा भाव जिसकी कोई परिभाषा ना होती, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी इस भाव को दुनिया ने एक शब्द में बांध रखा है। वह शब्द है प्यार। रजनी जी, हाँ, आप क्या सचमुच मुझसे बहुत प्रेम करती हैं? रजनी को जैसे किसी ने बुरी तरह झंझोड़ दिया हो, इस प्रकार वह इस प्रश्न से सिहर उठी। मन की गहराइयों में मुद्दतों से ठहरा हुआ बांध यकायक आंखों से आंसू बनकर फूट पड़ा। सिसकती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से वह सिर्फ इतना ही कह सकी, यह बात अब कितनी बार स्वीकार करनी पड़ेगी। रजनी को एकाएक इस तरह रोती देखकर देवेंद्र घबरा गया। एक धनी बाप की बेटी, जिसके यहाँ वह 100 रुपये पर ट्यूशन पढ़ाने जाता है, आज उसके गरीबी और सीलन से भरे हुए कमरे में बैठकर रो रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह उसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन क्या सचमुच वह रजनी से प्यार नहीं करता? क्या रजनी के इन गुलाबी गालों पर ढलकते हुए आंसू उसके मन में आग नहीं लगा रहे? बोझल मन से देवेंद्र उठा और रजनी के पास जाकर उसे शांत करने के लिए धीमे से स्वर में बोला, रो मत रजनी। लेकिन रजनी रोती रही। देवेंद्र ने अपने कांपते हुए हाथ रजनी के कंधे पर रखे और पुनः कहा, चुप हो जाओ रजनी। देवेंद्र के स्पर्श से रजनी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। प्रियतम का स्पर्श, प्रियतम की सांत्वना, प्रियतम प्रियतम, और वह सहसा देवेंद्र के सीने से लग गई। देवेंद्र। जीवन में पहली बार रजनी ने देवेंद्र को उसका नाम लेकर पुकारा। ऐसा क्यों होता है? क्या जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती, हमारे कदम ज़्यादातर उसी की तरफ क्यों बढ़ते हैं? देवेंद्र के सीने से लगे हुए रजनी ने पूछा। रजनी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए रजनी का मुख अपने सीने से हटाया। दोनों की दृष्टियां आपस में टकराईं और एक ऐसी अनुभूति ने जन्म लिया जो इससे पहले दोनों में से किसी ने महसूस नहीं की थी। रजनी का प्रश्न शून्य में भटक गया और देवेंद्र चाहकर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था, क्योंकि जिन ओठों से वह कुछ बोलना चाहती थी
वह तो रजनी के गुलाबी और रस भरे ओठों में खो गए थे। अध्याय 16। तारों की चमक शायद अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ दो साए और प्यार भरी सरगोशियां। देवेंद्र, हूँ। तुम पहले मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आए? कितनी अकेली महसूस करने लगी थी अपने आप को मैं। आसमान से की तरफ देखते हुए रजनी ने कहा। वह हरी हरी घास पर लेटी हुई थी और उससे कुछ दूर बैठा हुआ था देवेंद्र। बोलो ना देवेंद्र, क्या यही कि इतने दिन तुम कहाँ रहे? प्रश्न सुनकर देवेंद्र धीरे से हंसा और बोला, रजनी, मिलना और बिछड़ना सब कुदरत के हाथ में है। मैं कुदरत को नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना बड़ा फर्क है। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो और मैं एक गरीब लावारिस इंसान, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम यहाँ शहर से दूर एकांत में बैठे हुए एक दूसरे से प्रेम की बात कर रहे हैं। यह सब कुदरत का खेल नहीं है तो और क्या है? एकाएक देवेंद्र की यह बात सुनकर रजनी उठकर बैठ गई। देवेंद्र का हाथ पकड़कर दुखी स्वर में उसने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो? सोचना पड़ता है। नहीं, प्रेम की दुनिया में कदम रखने के बाद इंसान एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां फर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ होता है तो सिर्फ एक भावना, एक दूसरे के भीतर खो जाने की भावना। देवेंद्र ने एक पल के लिए रजनी की तरफ देखा और कहा, यह सब केवल मन को समझाने की बातें हैं। दूर कहीं दूर किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आई। शीतल पवन के झकोरों की खुशबू से डूबी हुई यह आवाज़ रजनी के मन को भिगोती चली गई। वह देवेंद्र के कुछ और करीब हो गई और पुनः उसकी गोद में अपना सर रखकर लेट गई। अचानक देवेंद्र को कुछ याद आया। रजनी की जुल्फों से खेलते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, वक्त वक्त में कितना फर्क होता है। क्या मतलब? रजनी ने देवेंद्र के मुख की तरफ देखकर पूछा। उस दिन जब विनोद ने कॉलेज गार्डन में तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और एक मैं हूँ कि तुम स्वयं हो। विनोद और तुम में बहुत फर्क है देवेंद्र। उसने मेरा हाथ अगर थामा था तो किसी बुरे ख्याल से, वो भी नशे में, लेकिन तुम नशे में नहीं हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम इस एकांत से फ़ायदा उठाकर मेरा कोई अहित कर सकते हो, ऐसा विचार भी कभी मेरे मन में नहीं आएगा। मान लो मैं सचमुच ही तुम्हारा कोई अहित कर दूं तो? देवेंद्र की उंगलियां अब रजनी की जुल्फों से हटकर उसके गालों पर आ गई थीं। तो रजनी केवल देवेंद्र के प्रश्न को अपने ओठों में दोहराकर ही रह गई। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। शायद इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। तुमने बताया नहीं क्या जो मैंने पूछा? क्या बताऊं? जो कभी होगा नहीं उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और अब सोच ही नहीं सकती तो बताऊं क्या? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है और तुम्हें मुझसे। बस यही सोचकर मेरे लिए जो तृप्ति मिल जाती है, इससे परे हटकर कुछ भी सोचना मेरे लिए कष्टदायक होगा। बहुत भोली हो तुम, देवेंद्र ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। शायद। आओ अब चलें, कहकर देवेंद्र खड़ा हो गया। चलो। रजनी ने एक लंबी सांस खींची। लेकिन कहाँ चलोगे? घर? नहीं, घर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन अभी घर जाने का नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर देर से जाने से पिताजी और मम्मी क्या सोचेंगे? तुम भी नहीं क्या? आश्चर्य भाव से देवेंद्र ने कहा। यानी कि उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है कि तुम रात को देर तक घर से गैर हाजिर रहो और वो कुछ ना कहें? छूट तो नहीं दे रखी। हाँ, आज मैंने यह छूट खुद ब खुद हासिल की है। रजनी बोली। कैसे? झूठ बोलकर। मैं समझी नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। रजनी ने एक उन्मुक्त हंसी हंसते हुए देवेंद्र को बताया। मैंने मम्मी से आज कह दिया था कि मैं एक सहेली के यहाँ पार्टी पर जा रही हूँ। वहाँ आने से देर हो जाएगी, और अगर ज़्यादा देर हो गई तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। तो फिर अब क्या इरादा है? तुम्हारे साथ घूमते रहने का।
कब तक? कितनी रात हो चुकी है। अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। नहीं। क्यों? बस नहीं, रजनी बच्चों की तरह बोली। तो फिर कहाँ चलें? कहीं भी, लेकिन घर नहीं। आज सारी रात हमारी है। ये दूर तक फैली हुई वीरान वादी, ये लंबे लंबे पेड़ों के काले साए, ये खामोशी, ठंडी हवा, चांदनी, आज की रात, इनमें सब कुछ हमारा है। ऐसे मस्त वातावरण में केवल प्यार की बातें करना देवेंद्र, केवल प्यार की बातें करो देवेंद्र, केवल प्यार की। रजनी भावनाओं में डूबी हुई न जाने क्या क्या कहती जा रही थी। उसके कुछ दूर हटकर खामोशी से चल रहा था देवेंद्र। रजनी की सफ़ेद साड़ी का पल्लू रह रहकर हवा के तेज झोंकों में उड़ रहा था और बार बार देवेंद्र के शरीर से टकरा रहा था। देवेंद्र को यह सब अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम कुछ बोलो ना, सहसा रजनी ने कहा। क्या बोलूं? कुछ भी। इस तरह चुप रहने से रात कैसे कटेगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या कि रात कैसे कटेगी? अभी मुश्किल से 10-11 बजे होंगे। पूरे 7 घंटे बाकी हैं सुबह होने में। सब तुम्हारे ऊपर है देवेंद्र, कहकर रजनी ठिठक कर खड़ी हो गई। तुम चाहो तो यह 7 घंटे 7 पलों की तरह कट सकते हैं। तुम चाहो तो वही 7 घंटे 7 सदियां भी बन सकते हैं। देवेंद्र रजनी का तात्पर्य समझ गया था, इसलिए उसने कहा, मेरे ऊपर कुछ नहीं रजनी। चाहने को तो मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। कैसा डर? ऐसी रातें बहुत खतरनाक होती हैं रजनी, बहुत खतरनाक। इन रातों में संबंधों की परिभाषाएं बदल जाती हैं, अपनत्व के दृष्टिकोण बदल जाते हैं। मादकता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वह अभिशाप बन जाती है। यह अभिशाप प्रेम को प्रेम नहीं रहने देता, बल्कि उसे वासना में बदल देता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कहते हुए रजनी वहीं खड़ी हो गई। यह तुम कैसे कह सकती हो? मुझे तुम पर विश्वास है। और स्वयं पर? इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं बस आज जी भर के तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, तुम्हारे गले लग लग कर जी भर हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, ताकि कल अगर भाग्य ने हमें जुदा कर भी दिया तो मन में यह मलाल ना रहे कि मेरी किस्मत में कोई मिलन भरी रात नहीं थी। और रजनी आगे बढ़कर देवेंद्र के सीने से लग गई। एकाएक देवेंद्र के जिस्म में रजनी के मादक स्पर्श से सैकड़ों अंगारे सुलगने लगे, सैकड़ों बिजलियां चमकने लगी। उसने महसूस किया कि रजनी का खुशबूदार बदन मांस का नहीं बल्कि फूलों से रचा गया है। मैं जानती हूँ देवेंद्र कि तुम मुझसे प्यार दे सकते हो, लेकिन उतना जितना गौरी को तुमने दिया था, क्योंकि वह तुम्हारा था। लेकिन मैं सच कहती हूँ देवेंद्र, मेरा पहला प्यार बस यही है, सिर्फ तुमसे। रजनी कहती जा रही थी और देवेंद्र उन्माद में बहता चला जा रहा था। नहीं नहीं रजनी, मैं तुमसे भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना गौरी से करता था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तुम मेरे रोम रोम में समा चुकी हो, कहकर देवेंद्र ने अपने सीने से लगी हुई रजनी के शरीर को अपनी बाहों में कस लिया और उसके ओंठ बेखुदी में रजनी के ओठों की तरफ बढ़ते चले गए। अचानक ना जाने कहाँ से तेज हवा का एक ठंडा सा मस्त झोंका आया और दोनों के एहसासों को उभारता हुआ चला गया। ओस पड़ने लगी थी। दोनों एक शीशम के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल पास, इतना पास कि अब अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो दोस्त किसको दोगी? देवेंद्र ने हल्के स्वर में पूछा। किसी को भी नहीं, कहते हुए रजनी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देवेंद्र की तरफ देखा। लेकिन तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि देवेंद्र की आवाज़ ओठों में ही खोकर रह गई, क्योंकि उसके ओठ रजनी के ओठों में खो चुके थे। अध्याय 17। आज इम्तिहान समाप्त हो गए थे। अभी अभी कुछ देर पहले आखिरी पेपर समाप्त था। रजनी संतुष्ट भाव लिए परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगी। उसकी निगाहें देवेंद्र को ढूंढ रही थीं। अचानक सामने से आते हुए सुधा ने पूछा, क्यों रजनी, कैसा हुआ पेपर? संतोषजनक। और तुम्हारा? अपना तो भाई साफ साफ कहते हैं कि पास होना भी मुश्किल है। बड़े ताज्जुब की बात है, मनोविज्ञान तो बहुत आसान विषय है, उसमें भी तुम कहती हो कि पेपर खराब हो गया। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
पास हो जाओ तो ठीक, फेल हो जाओ तो भी ठीक। सुधा ने बेफिक्री से कहा। क्यों, पेपर खराब होना क्या दुख की बात नहीं है? रजनी ने माथे पर बल देते हुए पूछा। दुख की बात या खुशी की बात तो तब होती है जब डिग्रियां का कोई इस्तेमाल हो। इतनी तो इसी साल गर्मियों में शादी हो जाएगी। शादी? एक पल के लिए रजनी स्तंभित रह गई। तूने मुझे बताया नहीं कभी? कैसे बताती? मुझे भी तो यह बात अभी कल परसों ही मालूम हुई है। पिछले हफ्ते जब वो लोग मुझे देखने आए थे तब ही सब कुछ पता चला। वो लोग कौन? रजनी ने पूछा। सुधा इस प्रश्न पर शर्मा गई। उसके गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। धीरे से उसने कहा, पगली, वो लोग का मतलब नहीं समझती? सहसा रजनी की समझ में सब कुछ आ गया। चुटकी लेते हुए वह बोली, ओ समझी, तो आपके होने वाले आए थे क्यों? शर्माते हुए सुधा ने स्वीकृति में सर हिला दिया। कैसे हैं वो? ठीक हैं। ठीक का क्या मतलब है? सुंदर हैं या नहीं? हैं। क्या करते हैं? रजनी ने प्रश्न किया। व्यापार। किसका? कपड़े का व्यापार। तब तो तू बड़ी सुखी रहेगी। कम से कम साड़ी और ब्लाउजों का तो घाटा नहीं रहेगा। चल इसी खुशी में मिठाई खिला। रजनी ने चहकते हुए सुधा का हाथ पकड़ लिया। सुधा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी नहीं। क्यों? जब शादी होगी तब आना और जी भर के मिठाई खाना। जैसी तेरी मर्जी। रजनी ने मन महसूस कर कहा और सुधा के साथ कॉलेज गेट पर आ गई। सुधा शायद घर जाने की जल्दी में थी, इसलिए विदा लेकर चली गई। लेकिन रजनी वहीं खड़ी खड़ी देवेंद्र का इंतजार करती रही। काफी देर बाद देवेंद्र उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। देवेंद्र ने पास आते ही पूछा, कहो, आज का पर्चा कैसा रहा? ठीक ही रहा। पास होने लायक तो कर ही आई हूँ। भगवान करे तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। वाह, आप तो पंडितों की तरह खड़े होकर आशीर्वाद देने लगे। रजनी ने हंसकर कहा, यह सब बाद में कीजिएगा, पहले चलकर मेरे साथ कार में बैठिए। क्यों? क्या आज भी कहीं वैसी ही जगह चलने का इरादा है जैसी उस रात? रजनी के चेहरे पर शर्म के कुछ चिन्ह उभरे। आंखों में हिजाब के पर्दे लहराने लगे। तुम बड़े वो हो, यहाँ इस तरह बातें करनी नहीं चाहिए। उसने हौले से फुसफुसाकर देवेंद्र से कहा। तो फिर कहाँ? कहीं भी, किसी बाग में, रेस्टोरेंट में, पिक्चर हॉल में। खूब याद आया। चलो इम्तिहान खत्म होने की खुशी में आज एक पिक्चर हो जाए। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है। मूड का क्या है, कार में बैठते ही बन जाएगा। और हाँ, एक बात बताना तो भूल गई। रजनी को सहसा कुछ याद आया। क्या? तुम्हारे लिए खुशी की बात है, लेकिन बतलाओ तो सही कि क्या है। ऐसे नहीं। फिर? पहले कार में चलकर बैठो, तब बताऊंगी। हार कर देवेंद्र को कार में बैठना ही पड़ा। उसके बगल में रजनी भी आकर बैठ गई और ड्राइवर से बोली, घर चलो। कार चल पड़ी। कुछ देर तक तो देवेंद्र खामोश रहा, किंतु जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, अब बताओ वह क्या बात है? तुम्हारी मुंह बोली बहन का ब्याह पक्का हो गया है, रजनी ने बतलाया। मुंह बोली बहन? तुम्हारा तात्पर्य सुधा से है? हाँ। कब पक्की हुई? मुझे तो उसने आज ही बताया है। शादी कब होगी? गर्मियों की छुट्टी में। ये तो बड़ी खुशी की बात है, देवेंद्र ने कहा। कार तेजी से गुजर रही थी। शहर की घनी सड़कों पर उमड़ती हुई भीड़ को चीरती हुई कार की तेज रफ्तार सबको पीछे दौड़ती चली जा रही थी। रजनी, हाँ, एक बात बताओ। क्या? रजनी ने पूछा। अपनी शादी कब होगी? मैं क्या जानूं? रजनी पुनः शर्मा गई। मेरे ख्याल से अब हम लोग इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जल्द ही अगर हम प्रमाण सूत्र में ना बन जाएं तो हम बिखर जाएंगे, देवेंद्र ने कहा। तब क्या करना चाहिए? रजनी ने पूछा। सीधा सीधा उत्तर है विवाह। लेकिन विवाह क्या यूं ही हो जाता है? माँ बाप की भी तो इजाज़त लेनी पड़ती है। तो फिर ले लो ना। इतनी जल्दी यह सब कैसे हो सकता है देवेंद्र? इसमें कुछ समय लगता है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। किसका? समय का। लेकिन कब तक? इस तरह नाजायज़ रूप से एक दूसरे से मिलना जचता नहीं है रजनी। ठीक है, मैं मौका देखकर बातें करूंगी। रजनी का बंगला आ गया था। ड्राइवर ने कार रोक दी। दोनों ने कार से नीचे उतरकर अंदर हॉल में प्रवेश किया।
वहाँ रजनी की माताजी और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे थे। देवेंद्र ने दोनों को नमस्कार किया। आओ बैठो, रजनी के पिताजी ने प्रसन्न भाव से देवेंद्र की तरफ देखकर कहा। देवेंद्र बैठ गया। कुछ देर तक यूं ही औपचारिक किस्म की बातें होती रहीं। फिर अचानक रजनी के पिताजी रजनी से बोले, बेटी तुम इनके लिए कुछ चाय वाय का इंतज़ाम करो। रजनी उठकर चली गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद एकाएक पिताजी बोले, मिस्टर देवेंद्र जी, क्या आप जानते हैं हमने रजनी को इस वक्त यहाँ से क्यों हटा दिया? नहीं, दरअसल हम इस समय तुमसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहते हैं, कहकर सोफे पर आराम से बैठे हुए पिताजी एकाएक आगे को झुक आए। किस विषय में? रजनी के विषय में, तुम्हारे विषय में, तुम दोनों के विषय में। कहिए, धीमे स्वर में देवेंद्र बोला। शायद असली बात को पिताजी सीधे नहीं कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भूमिका बांधते हुए कहा, आप जानते हैं मिस्टर देवेंद्र कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ आती जाती हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा, साफ साफ कहूँ? कहिए। मेरा मतलब दौलत से है। जहाँ दौलत होती है वहाँ लोगों की निगाहें बरबस लालच से खिंच ही जाती हैं। जब रजनी को ही ले लो, वह मेरी इकलौती लड़की है। मेरे पास अथाह दौलत है, कुछ पैतृक संपत्ति, कुछ अपनी कमाई हुई। ऐसी हालत में अगर कोई लड़का रजनी की तरफ खिंचता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवेंद्र इस व्यंग से तिलमिला उठा। उसके चेहरे पर कटुवाहट एहसास उभर आया। शायद इस बात को पिताजी ने नोट कर लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, आप ये मत समझिए कि यह बात मैंने आपके लिए कही है। मेरा मतलब तो आम लोगों से था। वैसे अब वक्त आ गया है कि सब कुछ आपको बता दिया जाए, और मेरे ख्याल से इन हालातों में मुनासिब यही है। किन हालातों में? देवेंद्र ने पूछा। जिनमें से आप और रजनी आजकल गुजर रहे हैं। हमें आपके और रजनी के संबंध में हर बात मालूम है। पढ़ाई वक्त आप पढ़ाई के अक्सर जो बातें किया करते थे वह सब हम पर हाजिर थीं, लेकिन उस वक्त हमने कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसका असर आप लोगों की पढ़ाई पर पड़ सकता था। इसलिए अब तो आपके इम्तिहान समाप्त ही हो गए हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ कि कहने में कुछ बुराई नहीं है। आप जानते होंगे कि अपनी बेटी के विवाह के संबंध में एक प्रतिष्ठित और धनवान बाप की क्या इच्छा होती है। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम से आगे एक और चीज़ होती है, विवाह। विवाह हर किसी के साथ नहीं हो सकता। इज्जत, ज़मीन जायदाद, खानदान, सब कुछ देखना पड़ता है। शायद तुम यह सोच रहे होगे कि इस वक्त मैं बिल्कुल उसी तरह की बातें कर रहा हूँ जैसी बातें अक्सर फिल्मों में लड़कियों के बाप करते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी यही सब कहते जो इस वक्त मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपकी बेटी तो मुझसे, देवेंद्र ने कुछ कहना चाहा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहोगे। तुम यही कहोगे कि रजनी भी तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह एक अमीर बाप की बेटी है। उसका गरीबी और भूख से पाला नहीं पड़ा। गरीबी अमीरों के लिए रोमांस की चीज़ है और भूख से उन्हें कविता नज़र आती है। लेकिन जब यह रोमांस और कविता समाप्त हो जाता है तो सिर्फ वही गरीबी और भूख बाकी रह जाती है। खैर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रजनी से अपने संबंध तोड़ लो। वैसे जब तुम यहाँ आना चाहो तो शौक़ से आ सकते हो, लेकिन एक दायरे में ही, कहकर रजनी के पिता खामोश हो गए। और देवेंद्र, उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पहाड़ की ऊंचाई से लेकर नीचे ढकेल दिया हो। वह नमस्ते करके हॉल से बाहर निकल आया। आज उसकी गरीबी का अपमान उड़ाया गया था। यह सारा माहौल एक संग जैसे उसे चुभने लगा था। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। मुड़कर देखा, रजनी थी। बेबस आवाज़ में उसने एक बार और पुकारा, लेकिन देवेंद्र रुका नहीं। रुकने से फ़ायदा भी क्या था? सबकी असलियत खुल गई थी। इस वक्त देवेंद्र को ऐसा लग रहा था मानो यह सारा शहर बनावटी है, नाटकीय है, झूठा है। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। देवेंद्र की अंतरात्मा एकाएक दुखी हो गई थी। हालांकि कल की घटना कुछ खास मायने नहीं रखती थी।
ऐसा तो अक्सर ही होता है। प्यार अपनी जगह है, परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं। यह बात हर इंसान के सामने एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में आती है, और वक्त ने देवेंद्र को भी इस बात का एहसास आखिर दिला ही दिया था कि इस दुनिया में प्यार नहीं हो सकता। गरीब आदमी का स्वाभिमान हर वक्त खतरे में रहता है। वाकई यह दुनिया उन्हीं की है जो अपने चारों तरफ पैसे की सुरक्षात्मक दीवार बना लेते हैं। मनोवैज्ञानिकता के इस अजीब से दौर में गुजरते हुए देवेंद्र के मन में बार बार बस एक ही बात आ रही थी कि मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, एक नए शहर में, एक नए माहौल में, जहाँ सब अजनबी हों, सब पराए हों। उसके पास इस वक्त कुल 108 रुपये थे। पिछले 2 माह से उसने कमरे का किराया भी नहीं दिया था। उसे निकालकर उसके पास केवल 130 रुपये ही शेष रहते थे। किसी नए शहर में जाकर अपने आप को इतनी छोटी सी रकम में नए सिरे से व्यवस्थित करना ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन कोई बात नहीं। घर आकर उसने संदूक से 30 रुपये निकाले और मकान मालकिन को देने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। मकान मालकिन अभी अभी खाना बनाकर उठी थी। देवेंद्र को देखते ही बोली, आओ खाना खाओ। नहीं, मैं इस वक्त ज़रा जल्दी में हूँ, कहकर उसने रुपए मकान मालकिन के हाथों में रख दिए और कुछ ठहर कर दोबारा कहा, यह तुम्हारा आज तक का किराया है। आज तक? मैं समझी नहीं। मकान मालकिन आश्चर्य से बोली, फिर कभी दे देते, ऐसी जल्दी भी क्या थी? मैं आज कमरा खाली कर दूंगा। मकान मालकिन यह सुनकर ठगी सी खड़ी रह गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि देवेंद्र यह कमरा छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। बरबस उसके ओठों से निकल ही गया, कहीं और कमरा ले लिया है क्या? नहीं तो फिर मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ? पता नहीं। क्यों? मुझे अफसोस है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आपके हर सवाल का बस इतना ही उत्तर मेरे पास है कि इस शहर में अब मेरा दम घुटने लगा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक? पूछा मकान मालकिन ने। हुआ कुछ नहीं, और अगर हो भी गया हो तो कैसे बताऊं? यहाँ के सब लोग बनावटी हैं, धोखेबाज हैं। एक दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ही यहाँ के लोगों का मकसद है। देवेंद्र कहता जा रहा था। उसका स्वर उत्तेजना के कारण कांप रहा था। मकान मालकिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बिठाते हुए कहा, ठीक है, चले जाना, मगर कुछ देर बैठो तो सही। देवेंद्र बैठ गया, लेकिन उत्तेजना शायद अभी बाकी थी। इस तरह एकाएक ही कोई फैसला कर लेना ठीक नहीं होता। मकान मालकिन ने उसे समझाने की कोशिश की। एक बार भी ना तो किसी से संबंध तोड़ा जा सकता है और ना किसी नई जगह से संबंध जोड़ा जा सकता है। इसमें वक्त लगता है। इस शहर में, यहाँ के लोगों में तुम्हें नफरत हो गई है। चलो ये बात मैं मान लेती हूँ, मगर बाहर जाकर करोगे भी क्या? नौकरी, देवेंद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन नौकरी क्या यूं ही मिल जाती है? बगैर जान पहचान के इतनी जल्दी कौन किसी को नौकरी देता है? मेरे ख्याल से तुम्हें ठंडे दिल से एक बार फिर सोचकर अपनी परिस्थिति पर गौर करना चाहिए। मैंने खूब गौर कर लिया है, देवेंद्र दृढ़ स्वर में बोला। मकान मालकिन की आंखों में कुछ तरल सा, शायद कोई आंसू उभरने लगा, लेकिन वह मुस्कुराती रही, एक प्यार भरी मुस्कुराहट। और उसने पूछा, एक बात कहूँ? पूछो। क्या इस शहर, मेरा मतलब है वो लोग जिनसे एकाएक इस तरह तुम्हें नफरत हो गई है, उनमें मैं भी हूँ? देवेंद्र ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मकान मालकिन समझ गई कि देवेंद्र इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। उसकी मुस्कुराहट में छुपा हुआ दर्द कुछ और बढ़ गया। भैया आप? सुधा ने देवेंद्र की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि जाने से पहले तुमसे मिलता जाऊं, कहते हुए देवेंद्र कुर्सी पर बैठ गया। क्यों, अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? गांव से कोई चिट्ठी आई है क्या? गांव में अपना कौन है जो चिट्ठी डालेगा? एक सूखी सी मुस्कुराहट देवेंद्र के ओठों पर आई। फिर बस जा रहा हूँ किसी अनमुझी मंजिल की ओर, यहाँ से हर रिश्ता तोड़कर। उदास स्वर में देवेंद्र ऐसे बोला। ऐसा आखिर क्या हो गया भैया? सुधा ने पूछा। कुछ भी नहीं। कुछ तो नहीं, सचमुच कुछ नहीं, बस बैठे बिठलाए दिमाग में यह विचार उभरा है। अच्छा अब चलूं, कहकर देवेंद्र उठ खड़ा हुआ। फिर कब मिलना होगा भैया?
ना जाने कब, शायद अब कभी नहीं। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते। तुम सबसे रिश्ता तोड़ना, लेकिन अपनी इस बहन से नहीं। कहते कहते सुधा की आवाज़ भर आई। तुमने मुझे बहन माना है। अभी तो मैंने एक बार भी तुम्हारे हाथों में राखी नहीं बांधी है। जाने से पहले वादा करो कि रक्षाबंधन पर अवश्य आओगे। कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं भैया, वादा करो। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, कुरूप भी हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ भावनाओं का है, जो दुनिया को पवित्र से पवित्र चीज़ से भी ज़्यादा सुंदर है। देवेंद्र का मन विक्षिप्त हो रहा था, ना जाने किस अनुभूति से। सुधा के घर से बाहर निकलते वक्त उसने महसूस किया कि सिर्फ उसका अस्तित्व ही जा रहा है, आत्मा नहीं। रक्षाबंधन पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी भैया। सुधा का स्वर उसके कानों में पुनः टकराया। बगैर देखे हुए वह चलता रहा, लेकिन मन पीछे लौट रहा था। आत्मा ठिठक रही थी और उसके अंदर किसी ने अचानक किसी से कहा, मैं ज़रूर आऊँगा मेरी बहन, ज़रूर आऊँगा। मैं दुनिया का हर रिश्ता तोड़ सकता हूँ, हर स्नेह को ठुकरा सकता हूँ, लेकिन बहन का स्नेह नहीं, नहीं, यह सब मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं आऊँगा। स्नेह का बंधन तोड़ने की कोशिश करने के बाद शायद और मजबूत हो जाता है, लेकिन रजनी, उसका स्नेह यकायक क्यों फीका पड़ता जा रहा है? नहीं, वह स्नेह नहीं था, केवल वासना का आकर्षण था। और अब प्रेम है कहाँ? ये आजकल की आधुनिक लड़कियां क्या किसी से भावात्मक प्रेम कर सकती हैं? घर पहुंचकर देवेंद्र ने पाया कि मकान मालकिन आंगन में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। उसने बिना कुछ बात किए अपने कमरे में आकर अपना सामान बांधने लगा। कुछ देर बाद मकान मालकिन उसके कमरे में आकर बोली, तुम्हारे पीछे यहाँ एक लड़की आई थी। कौन लड़की? रजनी। रजनी? देवेंद्र का मन घृणा से भर गया। क्यों आई थी? मैंने पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, मकान मालकिन ने कहा। देवेंद्र चुपचाप सामान बांधता रहा। वह जानता था कि रजनी क्यों आई होगी। अवश्य ही फरेब की कोई नई शक्ल दिखाने। धनवानों का और काम ही क्या है, गरीबों की भावनाओं से खेलकर उनका मजाक उड़ाना। मुंह से तो उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके चेहरे से मैंने बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लिया था। अचानक खामोश खड़ी हुई मकान मालकिन फिर बोल उठी। देवेंद्र चाहता था कि इस समय, जबकि वह सब कुछ भूलने की कोशिश में है, इस शहर से जा रहा है, कोई उसे रजनी की याद न दिलाए। लेकिन औपचारिकता दिखाने हुए उसने मकान मालकिन से पूछ ही लिया, क्या अंदाज़ा लगाया था आपने? यही कि वह बहुत दुखी है। शायद आज तुम्हारी झड़प हो गई है उससे। अगर सचमुच ऐसा ही है तो तुम्हें चाहिए कि तुम सब कुछ भूलकर उसे क्षमा कर दो। क्षमा? क्षमा तो वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ अधिकार प्राप्त होता है, और मैं एक निर्धन आदमी हूँ। मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं किसी को क्या क्षमा करूँगा? देवेंद्र सामान बांध चुका था। उसने प्रश्नात्मक निगाहों से मकान मालकिन की तरफ देखा। मकान मालकिन उदास खड़ी थी, उसका चेहरा बुझ गया था। देवेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। मकान मालकिन ने उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसके जाने पर वह उदास क्यों हो रही है? अगर रजनी फिर कभी आए तो उससे कह देना कि अगर मेरी बातें उसे बुरी लग गई हों तो उन्हें अपने दिल से निकाल दे। खामोशी के बोझल सिलसिले को तोड़ते हुए देवेंद्र ने कहा, क्या फ़ायदा होगा कहने से? अगर वो मुझे भूल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन भूलना क्या इतना आसान है? बताऊंगी नहीं कि मुझसे किसने कहा है। मैंने किसी से यह सुना है कि अपने गांव में तुम गौरी नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे। अब मैं तुम्ही से पूछती हूँ, क्या उससे बिछड़ने के बाद भी तुम उसे भूल चुके? रजनी शायद तुम्हें कभी नहीं भूल सकेगी। ये तुम रजनी की तरफ से वकालत क्यों कर रही हो? देवेंद्र ने व्यंग कसा। वकालत नहीं है यह तो एक औरत की मन की स्थिति की बात है, जिसे केवल दूसरी औरत ही समझ सकती है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि वह तुमसे कितना प्रेम करती है। मकान मालकिन ने कहा। प्रेम? देवेंद्र हंसा, एक सूखी सी हंसी। एक व्यंग उसकी आंखों में पुनः तैरने लगा। ना जाने क्यों अवश्य इस शब्द से भय सा लगने लगा है। खैर, ये बातें बहुत लंबी हैं, लंबी और व्यर्थ की। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। स्टेशन काफ़ी दूर है, पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। क्यों, पैदल ही जाओगे क्या?
हाँ, अब वह स्थिति कहाँ है कि अनाप शनाप पैसे खर्च करूं। जहाँ जाऊंगा वहाँ ना जाने पैसे की कितनी तंगी बर्दाश्त करनी पड़े। देवेंद्र ने अपसा बक्सा और थैला उठा लिया। एक बात कहूँ, मकान मालकिन उसके करीब आ गई। कहो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, यह रुपए तुम अपने पास रखो, कहकर मकान मालकिन ने देवेंद्र के हाथों में रुपए थमा दिए। देवेंद्र ने रुपए गिनकर देखा, 10-10 के 3 नोट और एक नोट 100 का। यह क्या? इनकार मत करना। अगर कसम दिलाने का अधिकार होता तो मैं इस समय तुम्हें अपनी कसम दिला देती। तुम बाहर जा रहे हो, यह रुपए तुम्हारे काम आएंगे। मकान मालिकिन का स्वर्ग भीगा हुआ था। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि इनकार मत करना। यह मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अगर तुम्हें यह रुपए भेंट के रूप में स्वीकार नहीं तो उधार समझकर ही स्वीकार कर लो। जब कभी वक्त आए तुम वापस कर देना, लेकिन इस वक्त इन्हें अस्वीकार मत करो। देवेंद्र बड़े उलझन में पड़ गया। निसंदेह रुपयों की तो उसे आवश्यकता थी, लेकिन इस तरह क्या यह मुनासिब होगा? मकान मालकिन ने नोट उसके हाथों से लेकर उसकी कमीज की जेब में रख दिए। वह नोट जेब से निकालना ही चाहता था कि दृष्टि मालकिन की दृष्टि से मिली। उसकी आंखों की कोरों में आंसू चमक रहे थे। एक याचना उभर रही थी और देवेंद्र के जेब की ओर उठे हुए हाथ वापस संदूक के कुंदे पर जा पहुंचे। जरा अपना हाथ इधर लाओ, मकान मालकिन ने धीरे से कहा। देवेंद्र का हाथ बेइख्तियार उठ गया। मकान मालकिन ने हौले से उसका हाथ अपने दाहिने हाथ में थामकर अपने ओठों से लगाकर चूम लिया और रूंधी हुई आवाज में कहा, जहां भी रहो सुखी रहो। इसके आगे मकान मालकिन कुछ न कह सकी। उसने देवेंद्र का हाथ छोड़ दिया और तेज कदमों से कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। देवेंद्र आश्चर्यचकित खड़ा हुआ शून्य आंखों से उस दरवाजे की तरफ देखता रहा जिसमें से अभी मकान मालकिन निकल कर गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। बोझल मन से उसने अपना लोहे का भारी बक्सा उठाया और सर पर रख लिया तथा एक हाथ में थैला लटकाकर वह कमरे से बाहर निकलकर गली में आ गया। अभी स्टेशन काफ़ी दूर था। स्टेशन पहुंचकर देवेंद्र ने सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि वह कहाँ जाए। अब तक इस प्रश्न पर उसने गौर नहीं किया था, लेकिन स्टेशन की बुकिंग विंडो पर आकर उसे ठिठकना पड़ा, यह सोचने के लिए कि कहाँ की टिकट ले। उसकी कल्पना में कई बड़े बड़े शहरों के नाम एकाएक घूम गए। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, नागपुर। इन शहरों में से देवेंद्र ने कोई शहर नहीं देखा था। हाँ, इन शहरों के बारे में प्रचलित बातें उसने सुन रखी थीं। हर शहर की अपनी विशेषता थी, अपना माहौल था। बम्बई, और उसके मस्तिष्क में एक साथ यह नाम अपना आधिपत्य जमाता चला गया। बम्बई, जहाँ इंसान की किस्मत अक्सर एक ही रात में ज़मीन और आसमान का फासला तय कर देती है, जहाँ आदमी या तो दौलत में तौला जाता है या फांकों में उसकी ज़िंदगी दफन हो जाती है। कुछ भी हो, मैं मुंबई ही जाऊंगा। देवेंद्र ने अपने मन में पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया। इंक्वायरी में पूछने पर पता चला कि मुंबई जाने वाली गाड़ी रात को 1:20 पर आएगी। इस समय रात के 9:30 बजे थे। इसका मतलब अभी गाड़ी आने में 4 घंटे बाकी थे। मुसाफिर खाने में आकर वह एक बेंच पर लेट गया। उसने चाहा कुछ देर सो ले, लेकिन नींद आंखों में कहाँ थी। बेंच पर लेटे लेटे अचानक उसने आज की घटना याद आई। एक बारगी आंखों में रजनी का सुंदर मुखड़ा तैरने लगा। सब कुछ कितने अप्रत्याशित रूप से हो गया था। कल तक रजनी के प्रति उसके मन में कितना आदर था, आकर्षण था, लेकिन एक जरा सी घटना ने उसके सारे मंसूबों को बदल दिया था। आदर और आकर्षण की जगह अब घृणा और तिरस्कार ने ले ली थी। चलते वक्त उसके पीछे पीछे भागती हुई रजनी ने बड़े बेबस स्वर में कहा था, रुक जाओ देवेंद्र, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनते जाओ। लेकिन वह नहीं रुका था। यह सोचकर उसके मन बहुत शांति मिली कि रजनी जैसी स्वाभिमानी लड़की को उसने तिरस्कृत कर दिया था। इसी तरह ख्यालों में 4 घंटे बीतने को आ गए। एकाएक चौंक कर देवेंद्र उठा। मुसाफिर खाने की दीवार पर लगी घड़ी में 12:30 से ऊपर का समय हो गया था। संदूक और बैग उठाकर वह बुकिंग विंडो पर गया।
जेब से रुपए निकालकर उसने एक थर्ड क्लास की बम्बई का टिकट कटवा ली और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगा। सिग्नल डाउन हो चुका था। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। भीड़ का एक रेला सा उठा। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, हर जगह फ़र्क है। हर जगह इंसान की संभावनाओं को विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड क्लास सिर्फ अमीरों के लिए है। वो लोग जो कूलर की ठंडी हवा में कोका कोला का आनंद लेते हैं। वो लोग जिनकी जेबें नोटों के पुलिंदों से लदी रहती हैं। केवल वही लोग इस क्लासों में सफ़र कर सकते हैं। गरीबों के लिए, उनके लिए जो कड़कड़ाती धूप में एड़ी चोटी तक पसीना बहाकर ज़िंदगी की गाड़ी खींचते हैं, वो लोग जो वक्त की परिभाषा लिखते हैं, वो लोग सिर्फ थर्ड क्लास में ही चल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास उनके लिए एक स्वप्न है। किसी तरह देवेंद्र को एक डिब्बे में खड़े रहने की जगह मिल सकी। कुछ देर वहां ठहरने के बाद रेंगती हुई ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में एक टीटी हर यात्री की टिकट चेक कर रहा था। देवेंद्र की टिकट देखकर उसने आश्चर्य से कहा, क्यों मिस्टर, क्या पैसे फालतू हैं? देवेंद्र की समझ में कुछ नहीं आया। वह भौचक्का सा टीटी की तरफ देखता रहा। आपकी टिकट फर्स्ट क्लास की है और आप यहाँ थर्ड क्लास में बैठे हैं, टीटी ने पुनः कहा। देवेंद्र ने टिकट हाथों में लेकर देखा। सचमुच टिकट फर्स्ट क्लास का ही था। स्टेशन पर उसने टिकट बगैर देखे ही जेब में रख लिया था। लेकिन यह क्या, उसने तो थर्ड के ही पैसे अदा किए थे। तब यह फर्स्ट क्लास का टिकट उसे क्यों दिया गया? शायद गलती से बुकिंग क्लर्क ने दे दिया होगा। आप नेक्स्ट स्टेशन पर फर्स्ट में चले जाइएगा, कहकर टीटी आगे बढ़ गया। देवेंद्र को एकाएक उस बुकिंग क्लर्क पर रहम आ रहा था, जिसने थर्ड के पैसों में गलती से उसे फर्स्ट का टिकट दे दिया था। अब उसे अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। अचानक गाड़ी की गति धीमी पड़ने लगी। कुछ देर में ही गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। देवेंद्र ने अपना बक्सा और थैला उतारा और वह टीटी से पूछकर एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में घुस गया। गाड़ी पुनः चल पड़ी। कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। केवल एक अटैची एक सीट पर रखी थी और अटैची का मालिक शायद बाथरूम में गया था। देवेंद्र को इस इत्तेफाक पर हंसी आ रही थी। सब कुछ बाय द वे हो ही गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना बक्सा व थैला एक खाली सीट के नीचे रख दिया और स्वयं उसी सीट पर जा बैठा। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला। एक नारी प्रतिमा। तुम? चौंक कर अचानक खड़ा हो गया देवेंद्र। उसके सामने रजनी खड़ी थी, एकदम गंभीर। तुम कहाँ जा रही हो? बम्बई। क्यों? देवेंद्र ने पूछा। तुम क्यों जा रहे हो? नौकरी करने। मैं भी नौकरी करने जा रही हूँ। नौकरी और तुम? व्यंग से देवेंद्र ने कहा। शायद यह कोई नया नाटक है, वरना एक अमीर बाप की बेटी को नौकरी की क्या ज़रूरत है? देवेंद्र। अचानक रजनी रुआसी होकर आगे बढ़ी और देवेंद्र के गले से लग गई और बोली, मैं जानती हूँ देवेंद्र कि तुम मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने तुम्हें रोककर कुछ कहना चाहा था, अगर तुम रुके ही नहीं थे। क्या सुनने के लिए रुकता? यही कि मैं गरीब हूँ, यही कि मेरी ज़िंदगी एक लावारिस इंसान किसी ज़िंदगी है। आखिर क्या सुनने के लिए रुकता? देवेंद्र का स्वर कांपने लगा। रजनी कुछ नहीं बोली, बस देवेंद्र के सीने से लगकर सिसकती रही। अब मैं समझा कि मुझे थर्ड क्लास के पैसों में फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों दिया गया। यह अमीरों ने हमेशा से मेरी निर्धनता का मजाक उड़ाया है और यहाँ तक कि यहाँ तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा। ऐसा ना कहो देवेंद्र, ऐसा ना कहो। सारी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुमने सिर्फ मेरा कीमती कपड़ों से ढका हुआ तन देखा है, प्यार से भरा हुआ मेरा मन नहीं देखा। काश तुमने कभी इसकी कोशिश की होती। रजनी अब भी सिसक रही थी। कोशिश करने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझता, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं है। विश्वास? क्या अब भी विश्वास ना करोगे जब मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे साथ जाने के लिए आई हूँ? क्या? देवेंद्र ने ताज्जुब से पूछा। हाँ देवेंद्र, मेरी बात का विश्वास करो। मुझे अपना साथ निभाने का सौभाग्य दो। अब मैं शायद वापस नहीं लौट सकूंगी, क्योंकि मैं हर बंधन तोड़कर आई हूँ। मेरी आंखों में झांक कर देखो देवेंद्र, सिर्फ एक बार। देवेंद्र को ऐसा लग रहा था मानो वह यहाँ भी हार गया था। उसके मन से भ्रम की दीवार थोड़ी थोड़ी करके गिरती जा रही थी
और उसे यथार्थ नज़र आने लगा था। वह यथार्थ जिसमें रजनी का प्रेम धोखा नहीं था। रजनी, मुझे माफ़ कर दो। और देवेंद्र ने जोर से रजनी को अपने सीने से लगा लिया। ट्रेन उन दोनों के इस मधुर मिलन पर शायद और भी ज़्यादा शोर के साथ अपना रास्ता तय करती चली जा रही थी। तो मित्रों, इसी के साथ पीले फूल उपन्यास जो गुलशन नंदा जी द्वारा लिखा गया है समाप्त हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह उपन्यास हमने बिल्कुल मूल रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है, कहीं पर भी कोई काट छांट नहीं की गई है। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। यह रोमांटिक कहानी है। आप खुद भी सुनिए, दूसरों को सुनाइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।